हेलो स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और शानदार तरीके से अपने स्टडी में लग गए होंगे, क्योंकि हमने अपना जो नया सत्र है उसका शुभारंभ कर लिया है। और इस धमाकेदार शुरुआत में हमने अपनी बुक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के 2 चैप्टर्स हैं उनको बढ़िया शानदार नोट्स के आधार पर कंप्लीट कर लिया है। बात करें आज की इस क्लास में, तो आज की इस क्लास में हम अपना चैप्टर नंबर 3 कौन सा, मानव विकास, इसका बढ़िया शानदार तरीके से अध्ययन करने वाले हैं। बहुत ही शानदार नोट्स के आधार पर इसका हम क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। नोट्स के साथ अध्ययन करने के बाद में हम इस चैप्टर के बड़े ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हैं उनको हल करने वाले हैं, और बाद में हम बात करेंगे इस चैप्टर के बड़े ही महत्वपूर्ण शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस के बारे में भी। तो क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार होने वाली है, तो क्लास को बिल्कुल चिपक के बिना स्किप किए हुए आपको देखना है। तो आज की इस क्लास को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात करना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन रखिए ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज़्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की इस क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, हम अपना चैप्टर नंबर 3 मानव विकास है उसको पढ़ने वाले हैं। चिंता मत करो, हर चीज़ मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ बढ़िया शानदार नोट्स के आधार पर। तो सबसे पहले तो देखो बात करते हैं, अपना जब चैप्टर पढ़ते हैं तो इस चैप्टर में बात कर लेते हैं। ये मानव तो आप सभी जानते हो क्या होता है भाई, ह्यूमन होता है। और बात करें इसके बारे में तो आप ये मानते हो कि डेवलपमेंट होता है। भैया क्या होता है, ये डेवलपमेंट होता है। क्या होता है सर? डेवलपमेंट, विकास। अच्छा चलिए बात करते हैं विकास क्या होता है। विकास वो नहीं है जो अपने को कोई भी राजनीतिक व्यक्ति आता है भाई हम ये करेंगे वो करेंगे, वो भी विकास ही होता है। लेकिन हम अपना अध्ययन में विकास की बात करें तो आपका भी विकास हुआ है। बिल्कुल, कैसे सर? अच्छा मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, उसके बाद में अपने इसमें की तरफ आते हैं। जब आपका जन्म हुआ तो आप बिल्कुल ऐसे गोद में खेलने वाले थे। इसके बाद में आपका थोड़ा सा विकास हुआ, आप थोड़े और मजबूत हुए, यानी कहने का मतलब आप में परिवर्तन हुआ है। अब ये परिवर्तन के चेंज जो परिवर्तन होता है उसको विकास कहते हैं। अब वो किस प्रकार से होगा वो सारी बातें अपन करने वाले हैं। आप बाद में बड़े हुए, बाद में आप अपने घुटनों के बल चलने लगे, उसके बाद में आप 2 पैरों पे चलने लगे, उसके बाद में आप स्कूल जाने लगे, इसके बाद में आप फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करते करते आपका विकास होता गया और आज आप 12वीं क्लास में आ गए हो। तो ये आपका विकास ही तो था। लेकिन हम इस चैप्टर में ये विकास नहीं पढ़ने वाले हैं, चिंता मत करो। फिलहाल मैं बता देता हूँ, वृद्धि और विकास की एक संकल्पना साथ साथ चलती है। जब अपन विकास पढ़ते हैं तो वृद्धि को साथ पढ़ना ही पड़ता है, मजबूरी है अपनी ये। क्यों मजबूरी है? क्योंकि आपके पास और कोई संसाधन नहीं है। वृद्धि और विकास दोनों एक साथ पैरेलल चलते हैं। अब इसमें अपन बात करते हैं इसलिए वृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है। तो देखो वृद्धि के बारे में एक छोटी सी बात बता देता हूँ। जब अपन मनोविज्ञान में पढ़ते हैं, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ की बात अपन बाद में करने वाले हैं। मैं एक आपको संकल्पना बता रहा हूँ इसके बारे में। वृद्धि क्या होती है? ये एक मात्रात्मक परिवर्तन होता है। ये क्या होता है भाई? मात्रात्मक परिवर्तन होता है। अब आपको समझ में आएगा, चिंता मत करो। और विकास क्या होता है? विकास आपके पास होता है गुणात्मक। क्या होता है भाई? ये गुणात्मक होता है। अब इन दोनों में मैं एक बार छोटी सी बात समझा देता हूँ, इसके बाद आपका चैप्टर आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आने वाला है। जब अपन विकास पढ़ते हैं तो पहले आपको वृद्धि समझनी पड़ती है, क्योंकि अपन कहते हैं ना एक कदम आगे चलेंगे तो पहले वाला कदम संभल के रखना चाहिए। वही बात अपन करने वाले हैं, घबराना नहीं है। तो वृद्धि की बात करें तो वृद्धि क्या है? जब किसी प्राणी में, अब वो किसी भी प्रकार से हो सकता है, देखो विकास इस सृष्टि पे जो है उन सब का विकास होता है, ये तो दिमाग में रख लेना। अब वृद्धि की बात करें तो जब अपने पास क्या होता है, शारीरिक, यानी शारीरिक परिवर्तन, शारीरिक। अब ये परिवर्तन कैसा होगा? ये अपने पास सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। ये सारी बातें अपने इसमें भी आएगी, चैप्टर में भी आएगी। मैं यहाँ पे इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपको समझना है शारीरिक परिवर्तन जो होता है। अब शारीरिक परिवर्तन जैसे मैंने आपको बता दिया, आप पहले छोटे थे तो आपसे पानी का गिलास खुद नहीं पिया जाता था, मम्मी पिलाती थी, खाना खिलाती थी। जब आप बड़े हुए तो आप पानी भी खुद पीने लगे, चम्मच से खाना भी खाने लगे। तो ये आपकी वृद्धि हुई, क्योंकि आप में ताकत आ गई। ताकत आ गई तो आप उठा के खाने लगे। लेकिन ये शारीरिक परिवर्तन के साथ आप में जो गुणात्मक परिवर्तन हुआ, आपके गुणों में जो परिवर्तन हुआ है, वो विकास होता है। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं है, घबराना नहीं है, फिर भी समझा देता हूँ। यानी शारीरिक परिवर्तन के कारण जो अपने में क्या गुणात्मक परिवर्तन होता है वो विकास होता है। तो मैं ये एक छोटी सी बात बता देता हूँ। शारीरिक परिवर्तन के कारण, यानी परिवर्तन के कारण, मैं परिवर्तन बता देता हूँ। परिवर्तन के कारण
परिवर्तन के कारण गुणात्मक बदलाव को विकास कहते हैं। बस ये तो मेरी तरफ से आपको लिए परिभाषा है, क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। ये तो मेरी तरफ से आपको एक वो कहते हैं ना सीधी सी परिभाषा बतानी थी, विकास कहते हैं। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि आगे जो गुणात्मक परिवर्तन होगा वो हम बात करेंगे। ये तो मैं अपने वृद्धि और विकास की संकल्पना के बारे में छोटी सी बातें हो गई भी। अब देखो बात करते हैं अपने चैप्टर के अनुसार चलेंगे, क्योंकि अपने को लिए महत्वपूर्ण तो क्या है, चैप्टर है। आपको तो बस ये ध्यान में रखना है कि मैं जहाँ पे वृद्धि बोलूँ वहाँ पे सशरीर परिवर्तन होगा, मतलब मात्रात्मक परिवर्तन। चल अपने आगे बात करेंगे इसके बारे में, चिंता मत करो। अब सबसे पहले एक दिक्कत आती है कि हमें मानव विकास महत्वपूर्ण क्यों है भाई। इसका कारण क्या है कि भाई हम मानव विकास करना ही क्यों चाहते हैं। मानव का विकास तो, अरे पहले हम पहाड़ों में गुफाओं में रहते थे, पहले कहाँ रहते थे हम गुफाओं में रहते थे, फिर वहाँ गुफाओं से बाहर निकल के आए। क्यों आए, गुफाओं में किस लिए रहते थे, डर लगता था कि कोई बाहर जानवर आएगा। इसके बाद मानव थोड़ा सा विकसित हुआ, विकास किया उसने, तो थोड़ी तकनीकी आई, टेक्नोलॉजी आई, है ना। आप भी तो तकनीकी के युग के हो ना। तो ये परिवर्तन आया, तो इससे क्या हुआ कि इनके आग का आविष्कार किया। तो ये सारे विकास ही तो हैं। ये क्या है, ये गुणात्मक परिवर्तन किया इन्होंने। पहले गुफा में रहते थे, डर के रहते थे, तो भाई कोई जानवर ना आ जाए इसलिए बच के रहते। फिर उनके पास हथियार आ गए, तो अब देखे कौन आता है, देख लेंगे हम। हाँ, तो देखिए देश के आर्थिक विकास के लिए मानव विकास अति आवश्यक है, जो निम्न बिंदुओं से स्पष्ट होता है। अब ये बिंदु कोई प्रश्न पूछ ले कि मानव विकास क्यों महत्वपूर्ण है, अपनी अवधारणा पेश करो, तो आपको अवधारणा ये पेश कर देनी है। अब मैं बताता हूँ, मानव विकास से राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की जा सकती है। बिल्कुल सही बात है। अरे हम अपना ही विकास नहीं करेंगे तो राष्ट्र में कहाँ वृद्धि करेंगे। अब सीधी सी बात है, अगर एक व्यक्ति मेहनत करता है, ये मान के चलो कोई भिखारी है, वो अब मेहनत ही नहीं कर रहा, विकास ही नहीं कर रहा, बोले खा लेंगे रे यार मांग के, तो क्या सहयोग है उसका कुछ सहयोग नहीं है। लेकिन वही व्यक्ति जब अपने पास कमाने लगता है तो सरकार को टैक्स देता है, सरकार को टैक्स देगा, तब फिर क्या होगा, फिर अपनी राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में क्या होगा, वृद्धि की जा सकती है। ये मानव विकास से ही संभव है। तो समझ में आया मानव विकास। अच्छा, दूसरी बात करें, यदि देश में योग्य कुशल प्रतिभावान व्यक्ति वैज्ञानिक आदि होंगे तो देश के प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण व कुशलतम उपयोग हो सकता है। सीधी सी बात है, यदि मानव का विकास होगा और तेज दिमाग का हुआ आपकी तरह, बिल्कुल आप भी बड़े तेज दिमाग के हो, आपकी तरह होगा तो आप आगे चल के कुछ न कुछ बनोगे, तो देश के विकास में सहयोग दोगे, तो मानव विकास जरूरी हो गया, यह हो जाता है। नेक्स्ट क्या, मानव विकास से उत्पादन की नई तकनीकों का विकास होगा। सीधी सी बात है, हम आप में से कोई वैज्ञानिक बन गया तो वो आविष्कार करेगा कि भाई अपने पेट्रोल बहुत महंगा हो रहा है, बाइक सवारों को दिक्कत हो रही है, तो देखते हैं बिजली से गाड़ियाँ चलने लगी है, अब पानी से और कर देते हैं शुरुआत। देखो, सोचना कुछ भी संभव मतलब असंभव नहीं है। सोच में आप अपनी पॉजिटिविटी रखो, बाद में आप हर चीज़ संभव कर सकते हो। इसके बाद क्या है, श्रम न केवल उत्पादक है बल्कि उपभोक्ता भी है। श्रम यानी मेहनत की बात करें तो अपने पास ये क्या है, उत्पादक ही नहीं है, अपने उपभोक्ता भी है। इसके बाद यह वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन ही नहीं कर उनका उपयोग भी करता है। यह कौन, मनुष्य की बात है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे मनुष्य की बात हो रही है। इस तरह श्रम वस्तुओं और सेवाओं की मांग करता है। श्रम का मतलब क्या होता है, मजदूरी जिसको अपन कहते हैं, मेहनत जिसको कहते हैं, ये दोनों ही मांगे करता है, वस्तुओं की और सेवाओं की मांग करता है। तो ये आपके पास है, देश में मानव विकास क्यों आवश्यक है, ये जरूरी है भाई आप लोगों के लिए। इतनी बात अगर आपको ध्यान में आ गई तो अब चलिए आगे चलते हैं। ये आपका पहला प्रश्न हो जाता है जिसका आंसर मैंने बता दिया है। नेक्स्ट है वृद्धि, विकास और वृद्धि में अंतर, जो मैंने आपको समझा दिया। अब जो मैंने वहां पे बताया था ना, जो मैंने वहां पे समझाया आप लोगों को, वो ऐसे नहीं है भाई। ये मैंने जो बताया आप लोगों को वो किसके लिए बताया है, ये साइकोलॉजी की दृष्टि से बताया है, जब अपन मनोविज्ञान में विकास पढ़ते हैं। अब जब अपन भूगोल में विकास पढ़ रहे हैं तो ये थोड़ी ना पढ़ेंगे कि भाई बच्चे का विकास कैसे होता है, उसमें हड्डियां कैसे बनती है, उनका अस्थिकरण कैसे होता है, उसमें मानव विकास का समय कैसे होता है, उसका सामाजिक विकास कैसे होता है, उसका मानसिक विकास कैसे होता है। ये सारी बातें हम यहाँ पे नहीं पढ़ने वाले हैं। हम यहाँ पे केवल सामाजिक बात करेंगे, समाज के बारे में बात करने वाले हैं। अच्छा, विकास और वृद्धि में अंतर जो मैंने बताया है वही आने वाला है, भाषा वही रहने वाली है। देखो, वृद्धि यह मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष होती है, यानी मात्रा मापा जा सकता है, वृद्धि को मापा जा सकता है। इसका चिन्ह धनात्मक बढ़ना या ऋणात्मक घटना दोनों हो सकता है, यानी जो वृद्धि है वो आपके पास प्लस और माइनस दोनों हो सकती है।
अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे हो सकता है, हम तो शुरू से जब पैदा हुए थे हम तो बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं। अरे ऐसे नहीं होते मेरे लाला। कैसे होते हैं? वो ऐसे होता है कि आपको जन्मे, आपका विकास हुआ, बहुत अच्छी बात, आप बड़े हुए, लेकिन मान के चलो कि आप उम्र के साथ थोड़े से बीमार हो गए तो आपके शरीर में कमी भी आएगी, तो वो वृद्धि जो हो रही है ना, कमजोरी जो हो रही है, सशरीर कमजोरी जो हो रही है, वो ऋणात्मक भी होती है। तो ये दोनों बातें ध्यान में रखना मेरी। अच्छा, विकास क्या है? इसका अर्थ गुणात्मक परिवर्तन होता है, मैंने बता दिया, जो हमेशा मूल्य सापेक्ष होता है। ये हमेशा पॉजिटिव होता है भाई, ये हमेशा क्या होता है? ये हमेशा पॉजिटिव होता है, सकारात्मक होता है। कैसे सर, ये बताओ थोड़ा सा। तो ये बताते हैं आप लोगों को कैसे। एक व्यक्ति है जो अपने पास है, उस आप 8th क्लास में आप लोग हुए भाई, है ना, 8th क्लास तक आप सब बिल्कुल ऐसे बॉडी बिल्डर बन गए, बिल्कुल शरीर जिम जा जा के बना लिया। 8th क्लास के बाद में आप 9th में पहुंचे। अब 9th में पहुंच तो गए, लेकिन कुछ बीमारी हो गई, कुछ दिक्कत हो गई, तो आपने जो शरीर बनाया था वो कमजोर हो गया, यहां पे कमजोर हो गया। लेकिन आपका शरीर कमजोर हुआ है, यहां से 8वीं क्लास से 9th क्लास में आते 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 आते, है ना, आते आते आपके माइंड का जो विकास है वो निगेटिव नहीं हो सकता है, वो नकारात्मक जा ही नहीं सकता, क्योंकि जो आपने यहाँ पे सीख लिया वो यहाँ पे अधिक सीख लिया, अब उसको तो भूल ही नहीं सकते। तो इसका मतलब आपके पास जो विकास है वो क्या हो सकता है? वो हमेशा पॉजिटिव होता है। इतनी बात आई समझ में? चलिए फिर। अच्छा, संबंध क्या है दोनों में? दोनों में संबंध की बात करें तो विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक कि वर्तमान दशाओं में सकारात्मक वृद्धि न हो। विकास कैसे होगा भाई? जब वृद्धि ही नहीं होगी। अगर मान के चलो आप 8वीं क्लास में आए और अगर आपका शरीर कमजोर होता गया होता गया होता गया, तो विकास कैसे करोगे? फिर आपके दिमाग में आपके शरीर को संभालने की रहेगी कि गुणात्मक परिवर्तन लाओगे आप, है ना। तो ये ध्यान में रखना, संबंध क्या है? विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक कि वर्तमान दशाओं में सकारात्मक वृद्धि ना हो। अगर ऋणात्मक वृद्धि होगी तो भी विकास में कमी आएगी, लेकिन वो आएगी पॉजिटिविटी में, है ना, ये ध्यान में रखना। हालांकि केवल सकारात्मक वृद्धि होने से ही विकास हो जाए यह अनिवार्य नहीं है। सकारात्मक वृद्धि मतलब अपने, मैं सीधा सा एग्जाम्पल, ये अलग बात है, मैं इसके एग्जाम्पल अलग समझाऊंगा, भूगोल वाला, मैं अपनी साइकोलॉजी वाला समझा रहा हूँ। मान के चलो आप बढ़ते जा रहे हो बढ़ते जा रहे हो, ये क्या कह रहे हैं? सकारात्मक वृद्धि होने से ही विकास होगा, ऐसा नहीं है कि आप, है ना, बॉडी बिल्डिंग में बॉडी बिल्डर भी बन जाओगे और अपने मानसिक विकास को भी कर लोगे, तो ये संभव नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है। आपका शरीर कमजोर हो गया तो भी आप कभी कभी नहीं सुनते हो, अरे उसके दोनों हाथ काम नहीं कर रहे हैं, फिर भी उसने इतने % नंबर बना लिए। जिसके एक अभी पिछले दिनों एक फोटो वायरल हो रही थी जिसमें एक पिता अपने बेटे को एग्जाम दिलाने के लिए अपने कंधों पे उठा के लेके जाता था, जो खुद नहीं लिख पाता था, उसने भी अपने पास टॉप किया है। तो सीधी सी बात है, ये जरूरी नहीं है कि सकारात्मक वृद्धि ही होनी चाहिए। विकास तभी माना जाता है जब गुणवत्ता में सकारात्मक सुधार आए, और विकास कब माना जाता है? जब अपने पास गुणवत्ता में सकारात्मक, जो मैंने बताया है वो साइकोलॉजी वाला, ये आपके इस वाला आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है कि उदाहरण के माध्यम से, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। अब आपके भूगोल वाला उदाहरण आएगा, ऐसे नहीं आएगा, है ना। यदि किसी शहर की जनसंख्या 1 लाख से बढ़कर 2 लाख हो जाए तो सशरीर परिवर्तन हो रहा है, मात्रात्मक परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये जो 1 लाख परिवर्तन हुआ है ना, 1 लाख जो परिवर्तन हुए, जो बढ़ी है संख्या, वो मात्रात्मक परिवर्तन है कि नहीं? इनको माप सकते हैं, इनको गिन सकते हैं, इनको तोल भी सकते हैं, इंसानों को तोल ही सकते हैं। लेकिन ये मैं एक बात बता रहा हूँ कि अपने पास यहाँ पे गिनती बढ़ गई 1 लाख की, तो ये क्या हुआ? तो यह शहर की वृद्धि है, वृद्धि हो गई ना, हाँ, वृद्धि का। लेकिन यदि जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ वहां आवास, मूलभूत सेवाएं, सुविधाएं और अन्य विशेषताएं पहले जैसी रहती हैं, उनमें सुधार नहीं होता है, तो इस वृद्धि को विकास नहीं माना जाएगा। बस यही तो बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को। किस प्रकार से मानोगे भाई? सीधी सी बात है। अब अपने परिवार में एक बात बता देते हैं, सीधी सी बात बताते हैं। अपना परिवार, छोटा परिवार सुखी आधार, ये तो बात सत्य है। लेकिन अपने पहले जब दादाजी परदादाजी थे, वो क्या मानते थे कि मेरे 5 बेटे हैं तो मेरा परिवार है वो ताकतवर हो जाएगा, विकास करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि सभी भाई मिलके कमाएंगे। तो अगर वो कमाते नहीं तो क्या उनका विकास होता? ना, वृद्धि तो हो गई लेकिन विकास नहीं हुआ है। तो ये आपके उदाहरण के माध्यम से समझ में आया होगा। हाँ बिल्कुल। चलिए फिर आगे क्या है। अच्छा, विकास के मापन का पुराना नजरिया बताता हूँ मैं आप लोगों को, अपने दादाजी परदादाजी का बता देता हूँ। अपने दादाजी क्या कहते हैं, अनेक दशकों तक किसी देश के विकास के स्तर को केवल आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में मापा जाता था। ध्यान में रखना ये बात। पुराने जमाने में ये मानते थे कि अगर किसी देश की आर्थिक स्थिति सुधर रही है तो वो विकास है, यानी जहाँ पे पैसा आ रहा है वो विकास है।
इसके बाद इसका अर्थ यह था कि जिस देश की अर्थव्यवस्था जितनी बड़ी होती थी उससे उतना ही अधिक विकसित माना जाता था। ये पहले की अवधारणा है भाई, ऐसे नहीं होता है भाई। इसके बाद देखो विकास के प्रति दृष्टिकोणों में बदलाव आया भाई, कहाँ कब से शुरू हुआ दृष्टिकोणों में बदलाव। तो देखो पुरानी अवधारणा क्या थी, पहले किसी देश की अर्थव्यवस्था के आकार को ही विकास का पैमाना माना जाता था। अर्थव्यवस्था का आकार मतलब अर्थव्यवस्था बड़ी तो बड़ा विकास, विकसित राष्ट्र, और छोटी है तो, लेकिन इस वृद्धि का आम लोगों के जीवन में सुधार से कोई संबंध नहीं था। अब देश की अर्थव्यवस्था अलग चीज होती है, देश के विकास अलग चीज होता है, वहां के मानव का विकास अलग होता है भाई। अब ये जरूरी नहीं है कि अमेरिका विकसित राष्ट्र है तो वहां के लोग भी विकसित हैं, ये जरूरी नहीं है। हाँ, मैं ये मानता हूं कि विकसित राष्ट्र होगा तो देश के लोगों का भी भला होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है, ये पैमाना लागू हो, ये जरूरी नहीं है। नया विचार क्या कहता है, नया विचार किसके बारे में, विकास के प्रति दृष्टिकोण की बात कर रहा हूं। विकास, ये नई विचारधारा क्या कहती है, विकास का असली अर्थ लोगों के जीवन की गुणवत्ता, उन्हें मिलने वाले अवसर और उनकी स्वतंत्रता से है। यानी कहने का मतलब एक देश में व्यक्ति में क्या है, जीवन की गुणवत्ता कैसी है। ऐसा नहीं है एक तो अपने पास जीवन, अरे कुत्ते बिल्ली भी जीवन जीते हैं, हम तो इंसान के बच्चे हैं। इसके अलावा उन्हें मिलने वाले अवसर, उनको मौका मिलना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि अपने पास दबे कुचले क्षेत्र में रख दिया, जैसे गरीबों के नहीं मिलता है अपने यहाँ पे, उनकी स्वतंत्रता से, उनको स्वतंत्रता भी मिलनी चाहिए। ये सारे विकास होते हैं। यह विचार 1980 के दशक के अंत व 1990 के दशक के आरंभ से में स्पष्ट रूप से सामने आया भाई। यानी इस दशक में तो अंत में और इसके प्रारंभ में आया था, ये तो आप ध्यान में रखना भाई। नया विचार कब से है, 1980 से के लास्ट में और 90 के पहले आया है। नेक्स्ट बात करें तो क्या है, दक्षिणी एशियाई अर्थशास्त्रियों का योगदान। अब मानव विकास की अवधारणा पेश करने में है ना, मानव विकास की अवधारणा पेश करने में दक्षिणी एशियाई जो अर्थशास्त्री है, जिनमें अपने पास कौन है, डॉक्टर महबूब उल हक है, इनके बड़ा योगदान रहा है। इनके साथी अमर्त्य सेन भी है जो अपने हैं। तो देखिए, मानव विकास की अवधारणा को स्पष्ट करने में दो दक्षिणी एशियाई अर्थशास्त्रियों में बात करें तो डॉक्टर महबूब उल हक नाम याद रखना, और प्रोफेसर अमर्त्य सेन, ये नाम याद रखना भाई, ये नाम बड़े महत्वपूर्ण हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी आएंगे, पक्का आएंगे, 100% आएंगे, तो याद रखना। का कार्य मील का पत्थर साबित हुआ भाई। इन दोनों ने बहुत काम किया, अर्थशास्त्री थे तो अर्थशास्त्र क्या होता है, अरे कहने का मतलब ये धन का विकास जो होता है, अर्थशास्त्र मतलब जिसमें धन के बारे में अध्ययन होता है, वो अर्थशास्त्र होता है। अब ये दोनों अर्थशास्त्री घनिष्ठ मित्र भी थे भाई, और इन्होंने साथ मिलकर शुरुआती मानव प्रतिवेदन, ये ध्यान में रखना, मानव विकास प्रतिवेदन SDR, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात बता रहा हूं मैं, इसमें तैयार किए भाई, ये तो ध्यान में रखना। क्या किया भाई, अच्छा, डॉक्टर महबूब उल हक की अवधारणा क्या थी भाई, ये समझते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं। क्या थी अवधारणा, इन्होंने क्या है, ये परिभाषा क्या देते हैं भाई मानव विकास की। उन्होंने मानव विकास को एक ऐसे विकास के रूप में देखा जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है और उनके जीवन में सुधार लाता है। यानी इन्होंने ये माना कि भाई अगर मानव जीवन में विकास करना, मानव का विकास करना है तो उनमें क्या करना है, ऐसे विकास को देखा जो मानव लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है, कि मैं अब मेरे पास ये काम नहीं है तो मैं वो कर सकता हूँ, वो नहीं आया तो ये कर सकता हूँ। अरे कहने का मतलब है मैं आप लोगों को पढ़ा सकता हूँ, मेरा अगर पढ़ाना सफल नहीं हुआ तो मैं कुछ और काम कर सकता हूँ, है ना। बस जो मानव के पास विकल्प होने चाहिए। अच्छा, इसके बाद क्या दिया, केंद्र बिंदु किसे माना भाई इसमें, डॉक्टर महबूब उल हक ने मानव विकास में, इस अवधारणा में विकास का मुख्य केंद्र बिंदु मनुष्य है। याद रखना भाई, ये बात क्या है अपने पास इसमें, यानी डॉक्टर महबूब उल हक ने किसको माना है, मानव को माना है मुख्य बिंदु। कौन, मानव, हम। अच्छा, नेक्स्ट क्या दिया, अच्छा, सार्थक जीवन की एक परिभाषा बता देता हूं। सार्थक जीवन के बारे में क्या कहते हैं ये, कि विकास का मूल उद्देश्य ऐसी परिस्थितियां बनाना है जहां लोग सार्थक जीवन जी सके। तो अब ये सार्थक जीवन क्या होता है सर, सार्थक जीवन साकार जीवन होता है। ऐसे नहीं कि सुबह रोटी खाई, दोपहर में खाई, शाम को खाई, सो गए, ये साकार जीवन नहीं होता है। पेट तो आपको पता ही है मैं क्या बोलने वाला हूं, जानवर भी भरते हैं, हम तो इंसान हैं आखिर। अच्छा, इसके बाद में देखिए सार्थक जीवन की प्रमुख कार्य, पहले हाँ प्रमुख कार्य क्या था भाई, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉक्टर हक यानी महबूब उल हक ने 1990 ईस्वी में मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये ध्यान में रखना मैं जो बता रहा हूँ, ये शब्द है ना जिनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, बड़े इंपॉर्टेंट है, आगे आएंगी ये बातें, सारी आएंगी प्रश्नों में, निर्मित किया। और 1990 से ही संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, ये नाम भी याद रखना भाई, UNDP यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने इसका उपयोग वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए कर रहा है भाई।
इतने महान अर्थशास्त्री थे कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो था, इसने अपने पास इनकी अवधारणाओं को अपना के क्या कर रहा है, वार्षिक रिपोर्ट पेश कर रहा है। किसके आधार पे? इस HDI के आधार पे। ये HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है। अच्छा, अब ये तो हो गए अपने पास इनके बारे में। अब दूसरी बात करते हैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन के बारे में भी कर लेते हैं। ये क्या कहते हैं? ये क्या कहते हैं? देखो, स्वतंत्रता का विस्तार किया इन्होंने। तो देखो, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने विकास का मुख्य ध्येय स्वतंत्रता में वृद्धि या प्रतंत्रता में कमी को मानना है। ये मानते थे कौन? अमर्त्य सेन जी। ये मानते थे कि व्यक्ति जो है इसका विकास अब अगर करना है, मानव का अगर विकास करना है तो उसको स्वतंत्रता में और बढ़ोतरी करनी चाहिए, उसकी स्वतंत्रता बढ़ा देनी चाहिए या उसकी गुलामी में कमी कर देनी चाहिए। दोनों बात एक ही है। प्रतंत्रता यानी गुलामी में कमी, यानी उसको ऐसे नहीं हो कि अपनी बात ही नहीं बोल सके, वैसी बातें नहीं आनी चाहिए। अच्छा, माध्यम क्या होना है? इन्होंने माध्यम क्या माना भाई? उनके अनुसार स्वतंत्रता में वृद्धि ही विकास लाने का सबसे प्रभावशाली माध्यम है। बस वो तो स्वतंत्रता के ऊपर जोर देते हैं। यानी अगर अपन बात करें तो ये अपने पास मुख्य जोर किस पे दे रहे हैं? ये स्वतंत्रता पे दे रहे हैं, मानव की स्वतंत्रता पे। अच्छा, संस्थाओं की भूमिका इनके आधार पे क्या है? उन्होंने विकास की प्रक्रिया में सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं की भूमिका पर बल दिया भाई। यानी कहने का मतलब समाज में और राजनीति में ये अपने पास क्या है, भूमिका दी है कि भाई अगर इनमें भागीदारी बढ़ेगी, समाज में भागीदारी बढ़ेगी, राजनीति में भागीदारी बढ़ेगी तो अच्छा रहेगा, मानव का विकास ठीक होगा। ये दोनों आ गए अपने पास अर्थशास्त्री जिनके बारे में आपने चर्चा की है। अब एक शब्द आया था सार्थक जीवन, जो मैंने अभी बताया था किनके अवधारणा में आया था? ये अपने पास आया था डॉक्टर महबूब उल हक, जो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे। पहले भारत पाक एक ही था, बाद में अलग हुआ है। तो इसके बारे में क्या देखो, सार्थक जीवन केवल लंबा होना काफ़ी नहीं है। ये नहीं है कि भाई मैं 110 साल जी लिया, अरे सर आप 110 साल की बात नहीं है, अभी 110 साल में तो दो जाएंगे। मैं बता रहा हूँ कि मान के चलो ये कहे यार फलान सिंह है ना 200 साल तो ज़्यादा हो जाएंगे रे, फलान सिंह 90 साल का हो गया है, अभी भी स्वस्थ पड़ा है। तो देखो, लंबी उम्र ऐसा नहीं है कि सकारात्मक अपने पास सार्थक जीवन होता है ना, या बल्कि इसका कोई उद्देश्य होना चाहिए। ऐसे नहीं है हमने जन्म लिया और एक दिन चले गए, कुछ किया ही नहीं है ना, ऐसा नहीं है। अपने जीवन का उद्देश्य जरूर बनाना है। अगर आपके जीवन में आपने अपना उद्देश्य बना लिया है तो मैं बता रहा हूँ आप लोग अपने जीवन को कभी निरर्थक नहीं बनाने दोगे। लेकिन आप अपने लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाते हो कि सर क्या करना है। अच्छा, आगे यहाँ पे देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखें तो इसका अर्थ है कि लोग स्वस्थ हों, अपनी बुद्धि विवेक का विकास कर सके, समाज में हिस्सा ले और अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए स्वतंत्र हो। यह आपके पास सार्थक जीवन होता है। लंबी उम्र जीना सार्थक जीवन नहीं होता है, बल्कि स्वस्थ होना चाहिए, व्यक्ति स्वस्थ होना चाहिए, बुद्धि का उपयोग भी करना चाहिए, विवेक का विकास कर सके। विवेक यानी अपने दिमाग का विकास, विवेक वैसे बुद्धि होता है। समाज में हिस्सा भी लेना चाहिए। ऐसे नहीं है कि हाँ मैं तो हो गया बस फलान सिंह, अब नहीं मैं बन गया कलेक्टर, मैं नहीं सुनूं किसी की, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए स्वतंत्र हो। अपना लक्ष्य आपने बनाने है कि मुझे तो ये बनना है, तो आपको स्वतंत्रता मिलनी जरूरी है, तभी कर पाओगे। अच्छा, सार्थक जीवन के उदाहरण की बात बता देते हैं। क्या होता है सार्थक जीवन? सार्थक जीवन की पहचान क्या है? सार्थक जीवन वह है जिसका कोई उद्देश्य होता है। जैसे कोई छात्रा शिक्षा पूरी करके समाज में कुछ योगदान देना चाहती है। जैसे आप में कोई एक बालिका है, वो चाहती है कि मैं पढ़ी लिखूं हूँ, मैं जो बनूं, मैं डॉक्टर बनूं, डॉक्टर बन के मैं अपने गरीब लोगों का इलाज करूं, अपने समाज का विकास करूं। तो ये होता है। दूसरा क्या है? लक्ष्य और स्वास्थ्य की बात करें तो कैंसर जैसी बीमारियों का सस्ता और प्रभावशाली इलाज ढूंढना एक सार्थक जीवन का उदाहरण है। ये लक्ष्य होना चाहिए सार्थक जीवन में। क्या होना चाहिए सर? सार्थक जीवन में ये लक्ष्य होना चाहिए कि अगर कोई बीमारी ऐसी है जिसका कोई इलाज ही नहीं है तो उस बीमारी का इलाज भी तलाश करना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? सरकारी पहल क्या होती है? सरकारी पहल, सरकार को आगे कदम उठाना चाहिए। तो भारत सरकार ने बाल लिंग अनुपात में सुधार करने और लड़कियों के जीवन को सार्थक बनाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम शुरू किया है। ये कार्यक्रम कौन सा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला। ये वह कार्यक्रम है जिसमें कहा कि बेटियों की संख्या घट रही है तो ये बढ़ाई कैसी जाए। तो ये बात उनके लिए है। तो ये भी आपके पास क्या है? सार्थक जीवन का एक नजरिया माना जाता है। तो सार्थक जीवन अब आ गया होगा समझ में पूरी तरीके से। चलिए फिर, अच्छा ऋणात्मक वृद्धि, अब इसके बीच में बात करते हैं अपने ऋणात्मक वृद्धि।
क्या है ऋणात्मक वृद्धि के बारे में बात करें तो देखो, शहरों की वृद्धि ऋणात्मक भी हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। संख्या में परिवर्तन मैंने बताया, वृद्धि ऋणात्मक और सकारात्मक दोनों हो सकती है, शुरू में बता दिया। मैंने साइकोलॉजी वाली बताई थी, लेकिन अपने पास परिभाषा भैया नहीं है। देखो उदाहरण के लिए दिसंबर 2004 में आई सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसी नगर के आकार या जनसंख्या में भारी कमी आ सकती है, जिसे ऋणात्मक वृद्धि कहा जाता है। ये मान के चलो एक शहर की संख्या 1 लाख है, ये लो, अब वो शहर है समुद्र के किनारे और वहाँ पे आ गई सुनामी। क्या आ गई भाई? सुनामी। और सुनामी देखो प्राकृतिक आपदा के का किसी के पास कोई इलाज नहीं है, और इसमें अपने पास क्या है, कुछ 5 ये मान लो 1000 लोग हैं, वो घट गए क्योंकि उन सुनामी में नहीं बचा पाया जा सका। तो यहाँ की संख्या कितनी हो जाएगी? 99,000 हो जाएगी। अरे 99,000 लिखनी है मुझे, है ना, 99,000 हो जाएगी, 1000 कम हो। तो ये ऋणात्मक हुई कि नहीं? ऋणात्मक यानी कमी आना। तो यही अपने पास यहाँ पे समझाया गया है कि ये जरूरी नहीं है। अच्छा नेक्स्ट क्या, मानव विकास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष कौन से हैं? ये बढ़िया इंपॉर्टेंट तथ्य है जिसमें से प्रश्न आएगा। अभी बता दिया मैंने तो आप लोगों के लिए। देखो मुख्य आयाम की बात करते हैं। दीर्घ और स्वस्थ जीवन जीना, ज्ञान प्राप्त करना और एक शिष्ट जीवन जीने के लिए पर्याप्त संसाधनों का होना विकास, मानव विकास के सबसे मुख्य पक्ष है। सबसे मुख्य पक्ष अभी क्या होना चाहिए? दीर्घ और स्वस्थ जीवन जीना, यानी लंबी आयु जीना भी आता है विकास में, लेकिन नहीं, अपने पास उसका जीवन जीना और पर्याप्त क्या है? ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान प्राप्त करना, पर्याप्त नहीं, ज्ञान प्राप्त करना। और एक शिष्ट जीवन जीने के लिए पर्याप्त संसाधनों का होना मानव विकास के लिए सबसे मुख्य पक्ष है। अच्छा नेक्स्ट क्या, केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए भाई? अतः है संसाधन, स्वास्थ्य और शिक्षा को मानव विकास के केंद्र बिंदु माना गया है। अतः क्या है? संसाधन होने चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए और शिक्षा होनी चाहिए। ये 3 अपने पास जो मुख्य बिंदु है, ये क्या है? केंद्र बिंदु रखे गए हैं मानव विकास के। तो ये परिभाषा क्या आई होगी, समझ में आई? चलिए फिर। अच्छा विकल्पों को सीमित करने वाले कारक कौन से होते हैं? विकल्पों को सीमित कर देते हैं भाई, कि अपने पास ये विकल्प आते हैं लेकिन कम हो जाते हैं। तो देखो क्षमताओं का अभाव, सीधी सी बात है। अक्सर लोग अपनी गरीबी, सामाजिक भेदभाव और संस्थाओं की अक्षमता के कारण अपने जीवन के बुनियादी विकल्प नहीं चुन पाते हैं। यह क्षमताओं का अभाव हो जाता है इंसान में। जब आदमी की एक क्षमता ही नहीं रहती, यार मैं क्या करूँगा, रहने दो, चलो फिर बात वहीं पे कंप्लीट। दूसरे तो चाहते ही यही है। नेक्स्ट क्या है? हाँ, शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रभाव क्या होता है भाई, ये ध्यान से समझ लेना। एक अशिक्षित बच्चा शिक्षा के अभाव में डॉक्टर बनने का विकल्प नहीं चुन सकता है। सीधी सी बात है, वो विकल्प आ ही नहीं पाएगा उसके पास। शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रभाव तो आएगा, विकल्पों का सीमित करने वाले कारक। लेकिन अगर शिक्षा और स्वास्थ्य का शिक्षित बनेगा, कहते हैं ना, शिक्षित बनेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत अपना। तो यही तो बात है। तो एक निर्धन व्यक्ति संसाधनों की कमी के कारण बीमारी का उचित इलाज नहीं करवा पाता है। ये दोनों जरूरी चीजें हैं, यानी शिक्षा के बिना वो डॉक्टर नहीं बन सकता है, और गरीबी यानी संसाधनों की कमी के कारण एक गरीब आदमी है वो अपना इलाज नहीं करवा सकता है। तो ये दोनों आपके पास क्या हो जाते हैं? जरूरी पहलू हो जाते हैं जिन पे ध्यान देना है मानव विकास के लिए। अच्छा निष्कर्ष बात करें तो क्या है? लोगों के विकल्पों में वृद्धि करने के लिए उनकी स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक की पहुंच की क्षमता का निर्माण करना आवश्यक होता है। यानी कहने का मतलब है, कोई गरीब आदमी है, उसके पास संसाधन नहीं है, संसाधन मतलब पैसे नहीं है, तो सरकार को उसका फ्री इलाज करना चाहिए। वैसे चल रहा है लेकिन बड़े फ्री इलाज नहीं है, ये बात है भाई, बिल्कुल सही बात है। तो बड़े जो बीमारियां, गंभीर जो बीमारियां है, उनका इलाज भी फ्री होना चाहिए। यही समझा रहा है कि संसाधनों के तक पहुंच की मैं। अच्छा नेक्स्ट क्या है? मानव विकास के 4 स्तंभ। इंपॉर्टेंट बात है, याद रख लेना भाई, प्रश्न यहां से भी आएगा, पक्का आएगा। क्या है? मानव विकास के 4 स्तंभ कौन से हैं? चलिए बात करते हैं। जिस प्रकार एक इमारत स्तंभों पर टिकी होती है, उसी प्रकार मानव विकास का विचार इन 4 स्तंभ, 4 संकल्पनाओं पे आधारित है भाई। ये संकल्पनाएं क्या है? 4 अपने पास है जो स्तंभ मैंने बताए मानव विकास के लिए। अगर ये नहीं है तो मानव का विकास भी संभव नहीं है। सबसे पहले बात करें तो क्षमता। क्षमता मतलब होता है समानता। हर व्यक्ति के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे अपने पास किसी भी जाति से हो, किसी भी संप्रदाय से हो, किसी भी समुदाय से हो, चाहे कमजोर हो, चाहे ताकतवर हो, सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। इसका अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों तक समान पहुंच हो। अवसरों की इस उपलब्धता में लिंग, प्रजाति, आय, भारत के संदर्भ में जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये मैंने बता दिया आप लोगों को, तो समझ, दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है।
नेक्स्ट क्या है, सतत पोषणीयता। अब ये सस्टेनेबिलिटी क्या होती है, ये सस्टेनेबिलिटी मतलब सतत पोषणीयता क्या होती है सर सस्टेनेबिलिटी? तो मैं बता देता हूँ सतत पोषणीयता क्या होती है। ये होता है कि वर्तमान की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर आने वाले भविष्य के लिए संसाधनों का प्रयोग करना ही सस्टेनेबिलिटी या अपने पास सतत पोषणीयता होती है। इसमें देखते हैं क्या इसका अर्थ है, अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता। बिल्कुल वही बात जो मैं समझा रहा हूँ। अच्छा, प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिलने चाहिए, यही तो मैं समझा रहा हूं। अवसर मिलने चाहिए जिसके लिए संसाधनों का उपयोग भविष्य को ध्यान में रखकर करना चाहिए ताकि भावी पीढ़ियों के अवसर कम ना हो। क्यों, मैंने बताया ना, मेरी परिभाषा थोड़ी हाई लेवल पे हो गई, ये थोड़ा सा आसान भाषा में है। आगे क्या है, उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी। क्या कह रहा है यहां, उत्पादकता का तात्पर्य मानव श्रम उत्पादकता से है। मानव से विकास, मानव का विकास होगा, मानव काम करेगा तो जो उत्पादकता बढ़ेगी उससे से लिया गया है। लोगों की क्षमताओं को बढ़ाकर और उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधाएं देकर उनकी कार्य क्षमता में निरंतर वृद्धि की जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बेचारा मजदूर आदमी है, 24 घंटे काम कर रहा है, 24 घंटे करते 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 एक दिन ऐसा आ जाता है कि शरीर कमजोर हो जाता है। जब उसका शरीर ही कमजोर हो जाएगा तो फिर वो अपने पास क्या करेगा, मेहनत कर लेगा या नहीं करेगा? और जब वो मेहनत नहीं करेगा तो उसके पास पैसे नहीं आएंगे, जब पैसे नहीं आएंगे तो विकास कहाँ से होगा? चलिए फिर आगे चलते हैं, एक और बता देते हैं। हाँ, सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का मतलब क्या होता है, एम्पावरमेंट का मतलब होता है उसकी ताकत में। तो देखो इसका अर्थ है अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्रदान करना। ऐसे नहीं है कि मैं मजदूरी कर सकता हूँ, जैसे कोई मजदूर है वो क्या मैं मजदूरी कर सकता हूँ, लेकिन कोई पढ़ा लिखा है बोले कि मैंने कि आपको तो डॉक्टरी बनना है ना, कि मैं तो दूसरा इंजीनियर बन सकता हूँ, तो उसके पास ये होना चाहिए उस विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्रदान होनी चाहिए उसके पास। यह शक्ति बढ़ती हुई स्वतंत्रता और क्षमता से आती है। बिल्कुल स्वतंत्र होगा तो ऐसा होगा जिसके लिए सुशासन और लोकोन्मुखी नीतियों की आवश्यकता होती है। ये आपके पास हो जाते हैं मानव विकास के क्या 4 स्तंभ, जो आपको बड़े ही महत्वपूर्ण, ये बड़ा प्रश्न है भाई, याद रख लेना। अच्छा, इसके बाद मानव विकास का मापन कैसे होगा भाई, है ना? मापन मतलब माप तोल हो सकता है क्या मानव विकास का? बिल्कुल हो सकता है। जो अपने पास सृष्टि पे है उनका सभी का माप तोल हो सकता है। चलिए, मानव विकास को मापने के लिए मुख्य रूप से मानव विकास सूचकांक का उपयोग किया जाता है। इसके मापन हेतु इसके मापन के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। बात करें कौन से हैं, तो सूचकांक का आधार, कौन सा सूचकांक? जो HDI अपने पास किन्होंने, डॉक्टर महबूब उलक ने दिया था। अच्छा, मानव विकास सूचकांक HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, देशों को 0 से 1 के बीच, 0 से 1 के बीच स्कोर के आधार पर श्रेणीबद्ध रैंक करता है। ये ध्यान में रखना। यह स्कोर 3 मुख्य क्षेत्रों में किसी देश के प्रदर्शन को दर्शाता है: स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच। याद रखना, ये क्या है, स्कोर 1 के जितना करीब होता है मानव विकास का स्तर उतना ही ऊंचा होता है माना जाता है। जैसे 0.985 ये अपने पास उच्च स्कोर होता है और 0 के करीब का स्कोर निम्न स्तर को दर्शाता है। यानी कहने का मतलब रेटिंग जो होती है, जो रेटिंग होती है या जो कैटेगरी होती है वो आपके पास 0 से 1 के बीच में होती है, 0 से 1 के बीच में मानी जाती है, या अंक रखे गए हैं माप तोल के। अच्छा, सबसे पहले बाद में दूसरा आता है स्वास्थ्य का। क्या, ये तो हो गया सूचकांक का आधार, क्या है विकास, मानव विकास का मापन बता रहा हूं मैं। दूसरा आता है स्वास्थ्य का मापन, स्वस्थ जीवन जी रहा है कि नहीं जी रहा है, ऐसे नहीं है कि बीमारी के मध्य ही चल रहा है। स्वास्थ्य को मापने के लिए जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, अब ये जीवन प्रत्याशा क्या होती है भाई, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जीवन प्रत्याशा वो एक उम्र होती है जो किसी देश के औसतन लोग जीते हैं। मान के चलिए अपने भारत में ये 70 साल है, ये एक बार बता देता हूँ। 70 साल का मतलब एवरेज बंदा, एवरेज 70 साल से कम है भाई, 69-70 के आसपास ही है। कहीं देखो गुरुजी के बता दिया है ना, मैं और बाकी सर्च कर लेना, लेकिन मैं बता रहा हूँ। और 69-70 के साल तक एवरेज बंदा व्यक्ति है भारत में जीवन जीता है, तो ये भारत की जीवन प्रत्याशा मानी जाएगी। सबसे ज्यादा कहाँ की है, जापान की है। वहाँ के लोग लंबी आयु जीते हैं, 90-90 साल तक जीते हैं। अब इसी का कारण यह है कि वहाँ पे वृद्धों की संख्या ज़्यादा है और नौजवानों की कम है। अपने भारत में नौजवानों की कमी है ही नहीं, भर भर के हैं।
तो ये ध्यान में रख लेना भाई। हाँ, उच्च जीवन प्रत्याशा का अर्थ है कि लोगों के पास लंबा और स्वस्थ जीने के अधिक अवसर और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। ऐसे नहीं है कि अपने पास कोई बीमारी हुई आदमी चला गया, ऐसा नहीं है, उनके पास चिकित्सा सुविधाएं होती है। भाई लंबी उम्र का राज क्या होता है? स्वस्थ बढ़िया रहेगा, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा तो ही तो लंबी उम्र जिएगा। और स्वास्थ्य बढ़िया कैसे रहेगा? अगर कुछ बीमारी आ गई तो डॉक्टर इलाज कर देंगे, तो बीमारी के कारण वो मरेगा नहीं, बस यही होती है। इसके बाद है शिक्षा का मापन। शिक्षा के मापन में भी होता है भाई, देखो शिक्षा या ज्ञान के स्तर को मापने के लिए दो बातों को देखा जाता है। ये दो बातें कौन सी है इसमें देखें तो प्रौढ़ साक्षरता दर, कितने वयस्क पढ़ लिख सकते हैं, यानी कहने का मतलब साक्षरता किसे कहते हैं? वो व्यक्ति जो 7 साल का है और अपना नाम पढ़ना लिखना जानता है, वो साक्षर होता है। सकल नामांकन अनुपात, स्कूलों में बच्चों के नामांकन की स्थिति क्या है, ये सारी अपने इसके द्वारा होता है भाई। इस कैटेगरी में यह दर्शाता है कि ज्ञान तक पहुंचना कितना आसान या कठिन होता है। मान के चलिए अपने भूटान जैसा देश है, वहाँ पे भूटान नहीं, अपने सूडान जैसा देश है और वहाँ पे स्कूलों में बच्चों का नामांकन ही नहीं है, तो ये दर्शाता है कि वहाँ पे शिक्षा के प्रति कितनी मतलब कितनी कमी है, लोग जागरूक नहीं है। ये हो जाती है अपने पास शिक्षा, यानी अपने क्या है मानव विकास के मापन के विधियाँ जिसको अपन कहते हैं, या किसके द्वारा मापन कर सकते हैं। नेक्स्ट बताएं तो नेक्स्ट क्या आ रखा है, संसाधनों तक पहुंच, ये भी मापना है। इसे क्रय शक्ति के रूप में मापा जा सकता है अमेरिकी डॉलर में, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिकी डॉलर में मापा जाता है। इसका अर्थ है कि एक व्यक्ति अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए कितनी क्षमता रखता है, कितनी योग्यता रखता है, वो आते हैं इसमें। तो ये 4 क्या है आपके पास मानव विकास को मापने के जो विकल्प है कि इनके आधार पे हम मानव विकास को माप सकते हैं। पहला आया था सूचकांक का आधार, दूसरा आया आपके पास स्वास्थ्य का मापन, तीसरा है शिक्षा का मापन, और 4 नंबर पे आ गया संसाधनों तक पहुंच। अच्छा, इसके बाद में पढ़ते हैं मानव विकास सूचकांक। नाम आ रखा है सर, बार बार आ रखा है, क्या होता है मानव सूचकांक? तो मानव सूचकांक मैंने बता दिया भाई, 0 से 1 के बीच की रेटिंग होती है, 0 से 1 के बीच में अंक आते हैं। उन अंकों के आधार पे पता चलता है कि कौन सा देश कितना मतलब विकसित है या कितना विकास है वहाँ पे। देखो मानव विकास को मानव विकास सूचकांक एसडीआई के माध्यम से मापा जा सकता है, मापा जाता है। मानव विकास को क्या है, मानव विकास सूचकांक के द्वारा मापा जा सकता है, इसके द्वारा मापा जाता है भाई, के माध्यम से मापा जाता है, जो स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच जैसे प्रमुख क्षेत्रों में उनके प्रदर्शन के आधार पर देशों को 0 से 1 के बीच रैंक देता है, जो मैंने बता दिया है। अच्छा, ये स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच को दिए गए भारों का कुल योग है। स्वास्थ्य तक पहुंच का सूचक जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है, ज्ञान तक पहुंच का सूचक वयस्क साक्षरता दर और सकल नामांकन अनुपात है, और संसाधनों को क्रय शक्ति के संदर्भ में मापा जा सकता है, जो मैंने अभी बता दिया है। तो ये ध्यान में रखना भाई। अब देखो बात करते हैं कि मानव गरीबी सूचकांक भी होता है। ऐसा नहीं है कि भाई अपने पास विकास ही मानव विकास सूचकांक ही होता है, मानव गरीबी सूचकांक भी होता है। मानव गरीबी सूचकांक जो गरीब देश है उनका भी है। देखो एचडीआई के साथ साथ मानव गरीबी सूचकांक भी मापा जाता है। यह सूचकांक मानव विकास में होने वाली कमी को मापता है कि मानव का विकास किस कारण से कम हुआ है। जैसे किसी देश में युद्ध की स्थिति बन जाती है तो वहाँ का विकास कैसे होगा? बिल्कुल नहीं होगा। सीरिया जैसे देश में चल जाओ, कहाँ विकास है? ये देखता है कि कितने लोग 40 वर्ष की आयु तक जीवित नहीं रह पाते हैं। किसी भी देश में 40 साल तक उम्र में क्या आते आते लोग चले जाते हैं, मर जाते हैं, तो फिर ये देखता है कितने वयस्क निरक्षर हैं, ये देखा जाता है इसमें। कितने लोगों के पास स्वच्छ जल की सुविधा नहीं है, ये देखा जाता है। और कितने बच्चे अल्प भार वाले हैं, यानी वजन कमजोर वाले, जिसमें कम हो वजन, उनकी बात कर रहा हूँ। तो ये ध्यान में रखना, गरीबी सूचकांक कैसे मापा जाता है, क्या देखता है, तो ये देखता है। नेक्स्ट है मानव विकास के उपागम, यानी अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट। विकास के उपागम कौन कौन से हैं? तो देखिए मानव विकास की समस्या को देखने और उन्हें समझने के लिए कई नए तरीके हैं। ये तो व्याख्या अपने पास आगे वाले पेज पे दी हुई है, चिंता मत करो। तो व्याख्या अपन देख लेते हैं आगे क्या दी हुई है भाई। हाँ, आय का उपागम, जो उपागम है कौन कौन से? सबसे पहले आय उपागम को देखते हैं कि आय के उपागम में क्या देखा जाता है। तो ये मानव विकास के सबसे पुराने उपागमों में से एक है। सबसे पहले क्या धारणा थी इसकी? इसकी धारणा थी भाई जिस आदमी के पास जितना पैसा है वो उतना विकासशील विकसित है भाई। तो देखो इसमें विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है कि यदि आय का स्तर ऊंचा है तो मानव विकास का स्तर भी ऊंचा होगा, ये देखा जाता है आय क्या है, आय उपागम में। तो ध्यान में रखना भाई, किसको जोड़ते हैं? आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। कल्याण उपागम क्या होता है?
जिसमें मनुष्य का कल्याण होता है, कल्याण नहीं कल्याण, कल्याण मत बोल देना। यह उपागम मानव को लाभार्थी या सभी विकासात्मक गतिविधियों के माध्यम लक्ष्य के रूप में देखता है। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख साधनों पर उच्च सरकारी व्यय का तर्क भी देता है। यहाँ लोग निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं और सरकार उनके कल्याण के लिए जिम्मेदार होती है। बिल्कुल सही बात है भाई, यानी कल्याण के लिए कुछ भी कार्यक्रम चलाना है कि नहीं है। बिल्कुल मानव के अपने पास रोजगार के लिए वो जयराम जी जो अपने पास स्कीम है ना, वो मनरेगा जो कहा थी उसका नाम बदल दिया गया, वही है। नेक्स्ट क्या आता है इसमें, नेक्स्ट उपागम है आधारभूत आवश्यकता का उपागम। याद रखना नाम। यह उपागम मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, ध्यान में रखना पूछेगा इसका प्रश्न, ILO द्वारा कौन सा उपागम है वो प्रकाशित किया गया है, बनाया गया है, द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इसके अलावा इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकताओं की पहचान की गई थी। ये ध्यान में रखना भाई, ILO ने जो उपागम की प्रस्तावना दी थी या प्रस्तावित किया था उसमें 6 बातें हैं आवश्यक, न्यूनतम 6 आवश्यकताएं। कौन कौन सी? स्वास्थ्य थी, शिक्षा है, भोजन है, जलापूर्ति है, स्वच्छता और आवास है। ये 6 नाम याद रखना भाई इसके बारे में। इसके बाद इसमें मानवीय विकल्पों के प्रश्न की उपेक्षा की गई है और बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति पर बल दिया गया है। अच्छी बातें यही है। एक उपागम एक और बच जाता है अपने पास, क्षमता उपागम। बढ़िया है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो मैंने बता दिया। इस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है। क्षमता उपागम का संबंध किससे है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है। संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण करना ही बढ़ते मानव विकास की कुंजी है। कुंजी मतलब चाबी। क्या है? चाबी है। तो ये आपके पास क्या हो जाते हैं? उपागम हो जाते हैं, मानव विकास के उपागम। प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है ये, अभी बता देता हूं भाई, है ना। जो चीज इंपॉर्टेंट लिख दी है, गारंटेड है, उसके प्रश्न आपकी एग्जाम में आने वाले हैं। मैंने प्रश्न भी तैयार कर रखे हैं, चिंता मत करो। अच्छा, नेक्स्ट क्या आ जाता है? हाँ, ये रहा सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता। ये भी बढ़िया है भाई, GNH, है ना, ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस। ये आपके पास अभी हाल फिलहाल में शुरू हुआ है। देखो अनूठी पहल क्या है, ये तभी तो बता रहा हूँ ना, अनूठी पहल का मतलब अभी शुरू हुआ है, वो नहीं आते, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। हाँ, भूटान विश्व का अकेला ऐसा देश है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है। यानी जहाँ के लोग जितने अधिक प्रसन्न होंगे वो उतना ही विकसित होगा। ये अवधारणा किसने दी है? भूटान ने दी है। अच्छा, प्रमुख विचार क्या है? भूटान के अनुसार केवल भौतिक प्रगति, पैसा और संसाधन, भौतिक प्रगति यही होती है, का ही विकास नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक, भौतिक और सांस्कृतिक जीवन के बीच संतुलन होना अनिवार्य है। ये बात ध्यान में रखना भाई। पर्यावरण और संस्कृति, यह सूचकांक हमें पर्यावरण के संरक्षण और सांस्कृतिक मूल्यों के महत्व को समझने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसका सीधा संदेश है कि भौतिक विकास आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नुकसान की कीमत पर नहीं होना चाहिए। यानी कहने का मतलब मनुष्य का विकास तो होना चाहिए भाई, लेकिन ऐसा नहीं है, अरे कहने का मतलब आप पढ़े लिखे हो गए हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कर लोगे, आप अपने समाज को नहीं मानोगे, आप अपने सामाजिक जो संस्कृति है, कल्चर है, उसको नहीं मानोगे, तो ये तो गलत बात हो गई फिर। तो यही बात अपने पास भूटान देश है वो बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई मनुष्य विकास करो आप, लेकिन विकास के चक्कर में अपने जो संस्कृति है उसको तो मत खो। यही बता रहा है भाई यहाँ पे। अच्छा, आगे चले तो क्या दिया हुआ है? अंतरराष्ट्रीय तुलना कर लेते हैं। इसमें क्या दिया है वो तुलना में? देखो, क्षेत्रफल बनाम विकास की बात करें तो मानव विकास का स्तर किसी देश के क्षेत्रफल, आकार या प्रति व्यक्ति आय पर निर्भर नहीं करता है। ये नहीं है कि कोई बड़ा देश है, जैसे अपने पास रूस है ना, तो रूस कितना बड़ा देश है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वहाँ के लोग ज़्यादा विकसित होंगे, या अपने पास भूटान छोटा सा देश है तो वहाँ के लोग विकसित नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। उदाहरण, अक्सर छोटे देश अपने बड़े और धनी पड़ोसी देशों की तुलना में मानव विकास में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, श्रीलंका, त्रिनिदाद और टोबैगो जैसे छोटे देशों का मानव विकास सूचकांक भारत जैसे बड़े देश से ऊंचा रहा है। ये याद रख लेना भैया। ऐसे नहीं है कि छोटी छोटी चीज़ें भी बड़ी कमाल कर देती है। हाँ, अच्छा, भारत के भीतर भी कम प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य जैसे केरल, उच्च आय वाले राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा की तुलना में मानव विकास में बहुत आगे हैं। सीधी सी बात है, केरल छोटा सा राज्य है, वहाँ के लोगों की आय भी कम है, लेकिन मानव सूचकांक में वो अपने पास जो अमीर राज्य हैं जैसे पंजाब, हरियाणा, वहाँ के लोगों से बेटर हैं, बढ़िया है। ये ध्यान में रख लेना भाई। अच्छा, मानव विकास सूचकांक के आधार पर वर्गीकरण देख लेते हैं हम।
कि ये 2020 की रिपोर्ट के आधार पे है भाई। देखो, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में देशों को उनके स्कोर के आधार पर 4 श्रेणियों में बांटता है, डिवाइड करता है। तो चलिए देखते हैं। देखो, मानव विकास का सूचकांक का स्तर क्या है? देखो, अति उच्च, उच्च, मध्यम और निम्न, याद रख लेना भाई। और 800 से ऊपर होते हैं ना, वो सारे किस कैटेगरी में आते हैं? अति उच्च में आते हैं। और इसमें 66 देश शामिल है 2020 के अनुसार अभी। हाँ, उच्च की बात करें तो 701 से 799, यानी इसमें से 1 पॉइंट कम हो गया, के बीच है। तो इसमें 53 देश आते हैं, 53 आते हैं। और मध्यम की बात करें तो 550 से 700 के बीच का जो एवरेज है उसमें 37 देश आते हैं। और निम्न की बात करें तो 549 से नीचे जितने भी हैं वो निम्न कैटेगरी में आते हैं और 33 देश इसमें शामिल किए गए हैं। अभी रिपोर्ट बदल गई है, याद रख लेना। मैं तो आपकी किताब के अनुसार बात कर रहा हूँ भाई। अच्छा, अति उच्च वाले स्कोर वाले देशों की बात कर लेते हैं, कौन कौन से हैं। देखो, इन देशों का स्कोर 800 से ऊपर रहता है। और बात करें 2020 की रिपोर्ट के अनुसार इसमें 66 देश शामिल हैं। और शीर्ष देश की बात करें तो नॉर्वे, आयरलैंड है, स्विट्जरलैंड है, हांगकांग है और आइसलैंड इस सूची में सबसे ऊपर टिके हुए हैं। अच्छा, हम उच्च की बात करें, उच्च विकास वाले देशों की, तो इसमें कौन से? ये वे देश है जहां सामाजिक क्षेत्र जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य में सरकार बहुत अधिक निवेश करती है। इन देशों में सुशासन होता है, जहां राजनीतिक अस्थिरता कम होती है। इनमें से अधिकांश देश पूर्व में साम्राज्यवादी शक्तियां रहे हैं और यहाँ सामाजिक विविधता अधिक नहीं है। इसमें नॉर्वे, नीदरलैंड और जर्मनी जैसे देश भी शामिल है जो अपने उच्च शिक्षा में आते हैं। आगे देखें तो क्या है, मध्यम विकास वाले देशों की बात करें तो क्या है, तो इसमें इस समूह में देशों की संख्या 37 है भाई। कितनी है? 37 है। अभी जो नया आंकड़ा है वो भी दिखाने वाला हूँ, चिंता मत करो, हर चीज समझाऊंगा मैं। इनमें अधिकांश देशों का उदय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ है भाई, यानी जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था अपना, उसके बाद में इन देशों का क्या है, विकास हुआ या उदय हुआ है। ये देश अपनी लोक कल्याणकारी नीतियों और सामाजिक भेदभाव को दूर करके अपने स्कोर में सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत भी इसी श्रेणी में आता है। अच्छा, इसके बाद निम्न मानव विकास वाले देश की बात करें तो क्या है, इन देशों का स्कोर बहुत कम होता है, जो मैंने बता दिया है आप लोगों को कितना। यह देश अक्सर राजनीतिक उपद्रव, गृह युद्ध, सामाजिक अस्थिरता या अकाल जैसी समस्याओं से जूझ रहे होते हैं। इन देशों में रक्षा पर खर्च सामाजिक सेवाओं की तुलना में बहुत अधिक होता है, जो इनके पिछड़ेपन का एक मुख्य बड़ा कारण होता है। अब मैं आप लोगों को एक बात दिखा देता हूं, इसमें ये जो आंकड़े हैं इनमें छोटा सा परिवर्तन दिखा देता हूं आप लोगों को, तो थोड़ा समझ में रहेगा। चलिए देखो, बात करते हैं। क्या है कि ये अपने पास जो रिपोर्ट है ये कब की है? ये रिपोर्ट आप लोगों के पास है, चलिए थोड़ा सा, ये देखिए भाई, ये जो रिपोर्ट है आप लोगों के पास कौन सी, ये मानव विकास प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार बात करें तो ये आपकी बुक का है, ऐसे अलग तो नहीं है। तो ध्यान में रखना, 800 से ऊपर आपके पास 69 देश हो गए हैं। वहां पे मैंने कम बताया ना, 700 से 799 के बीच में कितने हैं? 49 हैं। और 550 से 699 के बीच 42 है। और 550 तक आपके पास 33 देश आते हैं। ये ध्यान में रखना आप लोग। अब ये बाकी सारी बातें मैंने वहाँ पे नोट्स के आधार पे आपको समझा दी है। इसमें अगर अपन बात करें तो ये देखो, सारी बातें यहाँ पे थोड़े ध्यान में रखना, ये जो बातें मैं बता रहा हूँ। इसके बाद एक छोटी सी बात और कर लेते हैं, जो उच्च अपने पास स्कोर वाले हैं, ये 22-23 के अनुसार मैं बता रहा हूँ भैया ना, सॉरी 23-24 के अनुसार है, हो जाता है। इसमें नंबर 1 पे आपके पास स्विट्जरलैंड है, दूसरे पे नॉर्वे है, तीसरे पे आइसलैंड है, हांगकांग है, डेनमार्क है, स्वीडन है, जर्मनी, आयरलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड आते हैं। ये 10 वो देश हैं जो उच्च मूल्य सूचकांक यानी उच्च सूचकांक वाली कैटेगरी में आते, अति उच्च में आते हैं भाई। क्या ये अति उच्च में आते हैं? सर्वोच्च यानी उच्च मूल्य वाले बता रहा हूँ मैं, तो ये ध्यान में रख लेना भैया आप। अब चलते हैं अपने पास उनकी तरफ। अब ये जो अवधारणा ना, इनमें आपको कुछ नहीं करना है, जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं ये संख्या आपको क्या करनी है, चेंज करनी है यहाँ पे, है ना। ये संख्या जो मैंने बताई है ना, ये आपको चेंज कर लेनी है और इसके बाद में आपका आंसर है वो सही हो जाएगा। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया, दिखा दिया है। ये आपके पास जो आपका चैप्टर चेंज नहीं हुआ, तो ये 2020 की रिपोर्ट के अनुसार है भाई। हाँ, तो इसके बाद में बात करते हैं, पूछ सकता है ना कि 2020 की रिपोर्ट के अनुसार कितने थे। तो ये दोनों बातें मैंने आपके क्लियर कर दी है, अब ध्यान से समझ लेना भाई। हाँ, अब तुलनात्मक विश्लेषण और कर लेते हैं, अंतिम पार्ट आ जाता है। भ्रांति का निवारण क्या है? अक्सर ये माना जाता है कि किसी देश का मापन विकास वहाँ के धर्म या संस्कृति के कारण कम होता है, लेकिन ये गलत है। सबसे पहली बात तो यही है। असली कारण क्या? मानव विकास के स्तर इस बात पर निर्भर करते हैं कि सरकार सामाजिक सेक्टरों, शिक्षा, स्वास्थ्य पर कितना निवेश करती है और वहाँ का राजनीतिक वातावरण कैसा है।
समान वितरण क्या, उच्च विकास वाले देशों में संसाधनों का वितरण समाज के सभी वर्गों में लगभग समान होता है, जबकि निम्न स्तर वाले देशों में गहरी विषमता पाई जाती है। यानी कहने का मतलब अमीर होते हैं वो और अमीर होते जाते हैं, गरीब है बेचारे और गरीब होते जाते हैं। ये एक तुलनात्मक विश्लेषण आ जाता है और यहाँ पे आपका ये चैप्टर जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। अब देखो बात करते हैं इसके प्रश्नों के बारे में, और प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार बनाए हैं। इनके अलावा कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाने वाला है, तो प्रश्नों को ध्यान से समझना। तो देखो निम्नलिखित में से किस उत्पादन का संबंध, उपादान मतलब ये उपागम के बारे में पूछ रहा है भाई, उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है। तो मैंने बताया था जब अपन उपागम पढ़ रहे थे तो इनमें 4 उपागम, जो चौथे नंबर का उपागम था कौन सा, क्षमता उपागम जिसको अपन कहते हैं, यानी कैपेसिटी अप्रोच की बात कर रहा हूँ। तो ये अपने पास किनकी देन है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन की देन है। अच्छा, मानव विकास की सूचना अवधारणा किसने दी है भाई, तो मानव विकास की सूचना जो अवधारणा वो किसने दी है भाई, इसके बारे में छोटी सी बात करें तो ये आपके पास सीधी सी बात है, डॉक्टर महबूब उल हक ने दी है। ये तो पढ़ लिया भाई, ये मैंने दोनों के नाम आपको बताए थे। नाम याद रखना, नाम में क्या रखा है, आप कहते हो ना नाम में बहुत कुछ रखा है, कोई अपना नाम क्यों याद रखेगा, इनका याद रखेगा। मानव विकास उपागम में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य की स्थिति न्यूनतम है, तो इन विकल्पों के आधार पर देखें तो ये भी विकसित है, ये भी विकसित है, ये भी विकसित है, बच गया कौन सा, ये रह गया छत्तीसगढ़ बिहार है, इधर के सूचकांक वो कम होते हैं। अच्छा, मानव विकास सूचकांक की शुरुआत कब हुई, तो सीधी सी बात है महबूब उल हक ने 1990 में, और उसी साल से यूएनडीपी ने शुरू कर दिया था मानव विकास सूचकांक जारी करना। नेक्स्ट बात करें तो क्या है, मानव विकास प्रतिवेदन 2020 में किस देश का स्कोर सर्वाधिक था, तो अपने पास इसमें बात करें तो नॉर्वे का था, 2020 की बात कर रहा है। अपने इसकी बात नहीं कर रहा है 2023-24 में, इसमें स्विट्जरलैंड है। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने विकास का मुख्य ध्येय किसके रूप में देखा है, तो देखो समानता में वृद्धि, स्वतंत्रता में वृद्धि, शिक्षण स्तर में वृद्धि, और इनमें से कोई नहीं। तो इन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता में वृद्धि होगी तो व्यक्ति अपना विकास खुद करेगा। अच्छा, निम्नलिखित में से, ये निम्न है भाई, निम्न में से कौन सा मानव विकास का सबसे पुराना उपागम है, तो ये आय का जो उपागम है ये सबसे पुराना है। पहले यही मानते थे कि जिसकी जितनी आय होगी उसका इतना ही विकास होगा, वो इतना ही विकसित होगा। अच्छा, निम्न मानव सूचकांक वाले देशों के सूचकांक का स्कोर कितना होता है, तो 550 से कम होता है, ये रहा, ये रे 549 से नीचे या 550 से नीचे, तो ये आता है। नेक्स्ट बात करें तो अति उच्च मानव सूचकांक विकास सूचकांक वाले देशों की संख्या में तो 800 से ऊपर होता है भाई, ये मैंने समझा रखा है आप लोगों को, है ना, अभी बताया, सारणी में दिखा दिया था दोनों तरीके से। अच्छा, ये निम्नलिखित में से भाई थोड़ा हो रखा है, निम्न में से कौन सा उपागम शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, अन्य साधनों पर उच्चतर सरकारी व्यय का संकेत देता है, तो कल्याण जो उपागम है वो यही इस बात पे संकेत देता है कि अपने पास क्या है, उपागम शिक्षा, स्वास्थ्य और उस पर आपके पास उच्चतर सरकारी व्यय हो, यानी सरकार अपने लोगों पे क्या है खर्च करके उसका विकास करे, तो वो किस कैटेगरी में, कल्याण उपागम में होता है। अच्छा, इसके बाद मानव विकास सूचकांक निम्न में से किस 2 मापों सूचकांकों के आधार पर तैयार किया जाता है, तो देखो बताएं, स्वास्थ्य में शिक्षा व आय, साक्षरता तक पहुंच को उपयोग और उपयुक्त सभी, तो ये सारे ऑप्शन आपके सही होते हैं। इसके बाद मानव विकास सूचकांक प्रतिवेदन 2020 के अनुसार अति उच्च वाले देश कौन से हैं, 66 हैं, लेकिन अभी 69 है 2023-24 के अनुसार। इसके बाद मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देशों की संख्या 33 थी, लेकिन अभी अपने पास कम हो गई है, जो मैंने आपको बता दिए भाई, दिखा देता हूँ कहाँ पे, ये देखो ये रहा। तो अपने पास ये सूचकांक जो मैंने बताए थे वो ये याद रखने हैं, अब आप लोगों को इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये 33 है भाई, अपने पास क्या है, निम्न में तो 33 ही रखे हैं, बाकी ऊपर नीचे बदलाव हो गए हैं। अब इसके बाद में हाँ, इसमें 33 ही रहेगा भाई। अच्छा, डॉक्टर महबूब उल हक ने किन के साथ मिलकर आर्थिक मानव विकास प्रतिवेदन निकालने के लिए कार्य किया था, तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन, यही दोनों भाई थे ना, हाँ फ्रेंड्स थे भाई दोनों। इसके बाद में बात करें तो क्या दिया हुआ है, अच्छा ये अपने जो वैकल्पिक प्रश्न थे ना, जो MCQs है वो अपने कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद में देखते हैं, बात करते हैं मानव विकास सूचकांक के आधार पर देशों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, अरे क्या है भाई टाइपिंग, किस आधार पर किया जाता है, तो देखो मानव विकास सूचकांक के आधार पर देशों को निम्न 4 समूहों में विभाजित किया जाता है। अब ये संख्या आप लोगों को अलग अलग कर लेनी है, यहाँ पे तो कितनी है, यहाँ पे आपके पास आ जाती है 69, यहाँ पे आपके पास 49 और यहाँ पे 42, और ये बाकी सही है, नहीं यकीन है तो अभी देख लेते हैं हम, मेरे से भी हो सकती है 69, 49, 42 और 33 आ जाते हैं।
अब इसके बाद ये देखो, ये रहे, ये बाकी सारा सेम है, तो ये देख लेना आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है, विकास शब्द से आपका क्या अभिप्राय है? बढ़िया प्रश्न है, हो सकता है पूछ ले अब की बात। देखो, मानव विकास से तात्पर्य लोगों के विकल्पों में परिवर्तन कर उन्हें सार्थक बनाने से, अर्थात मानव के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक और राजनीतिक विकास के विकल्पों को परिवर्तित करने की प्रक्रिया ही मानव विकास प्रक्रिया है। पहली बात। अच्छा, मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन, ये इसी के बारे में बता रहा हूं मैं। अवधारणा का प्रतिपादन है वो डॉक्टर महबूब उल हक ने के द्वारा किया गया था। डॉक्टर हक ने मानव विकास का वर्णन एक ऐसे विकास के रूप में किया है जो कि लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है तथा उनके जीवन में सुधार लाता है। इस अवधारणा में सभी प्रकार के विकास का केंद्र बिंदु मनुष्य है। यह विकल्प स्थिर न होकर परिवर्तनशील है। विकास का मुख्य ध्येय इन दशाओं को उत्पन्न करना है जिनमें लोग सार्थक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इसमें बात करें, इस संदर्भ में मानव विकास के निम्न 3 सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष हैं भाई। कौन कौन से हैं? दीर्घायु, स्वस्थ जीवन, साक्षर होना और आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता। आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता होता है। अब बात करें, देखो विकास शब्द से आपका क्या अभिप्राय है? ये बड़ा प्रश्न है, तो देखो 4 नंबर का आएगा, तो इतना तो लिखना ही पड़ेगा आप लोगों को। अच्छा, मानव विकास के केंद्र बिंदु क्या है फिर? तो मानव विकास समझ रहे हैं अपने, तो देखो संसाधनों तक पहुंच, स्वास्थ्य एवं शिक्षा का मानव विकास के केंद्र बिंदु है। इन पक्षों में प्रत्येक के मापन के लिए उपयुक्त सूचकों का विकास किया गया है। लोगों में अपने आधारभूत विकल्पों को तय करने की क्षमता और स्वतंत्रता नहीं होती है। ये ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता उनकी भौतिक निर्धनता, सामाजिक भेदभाव, संस्थाओं की अक्षमता और अन्य कारणों की वजह से हो सकता है। इसमें दीर्घ और स्वस्थ जीवन जीने, शिक्षा प्राप्ति के योग्य होने और एक शिष्ट जीवन जीने के संसाधनों को प्राप्त करने में बाधा आती है। याद रख लेना भाई, 4 नंबर का प्रश्न आया, तो सारा करना। विकल्पों में वृद्धि करना भी मानव विकास के लिए होता है, तो ये ध्यान में रख लेना। विकास शब्द से आपका क्या अभिप्राय है, तो ये करना है। इसके बाद में क्या है, लोगों के विकल्पों में वृद्धि करने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच में उनकी क्षमताओं का निर्माण करना महत्वपूर्ण है। यदि किसी क्षेत्र के लोगों की क्षमताएं सीमित है तो उनके विकल्प भी सीमित हो जाएंगे, जिससे मानव विकास का स्तर निम्न बना रहेगा। ये आपके पास हो जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। इसके बाद में देखो बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है, मानव विकास अवधारणा के अंतर्गत समता, सतत पोषणीयता से आप क्या समझते हैं, ये याद रखना भाई। तो 2 पूछिए, तो इसका मतलब ये छोटा प्रश्न हो सकता है। देखो, मानव विकास के स्तंभ की बात करें तो जिस प्रकार किसी इमारत को स्तंभों का सहारा लेना होता है या सहारा होता है, उसी प्रकार मानव विकास का विचार क्षमता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण की संकल्पनाओं पर आश्रित है। इसमें हम चारों अवधारणाएं पढ़ने वाले हैं। चारों नहीं, इसमें एक ही पढ़ेंगे, 2 पढ़ेंगे और दोनों बाकी 2 मैंने करवा रखी है। तो देखो, पहले है समता का आशय, क्योंकि समता के बारे में पूछा ना आपसे, तो 2 ही पूछिए। तो इसमें पूछा, समता का आशय प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना है। लोगों को उपलब्ध अवसर लिंग, प्रजाति, आय, भारत के संदर्भ में जाति के भेदभाव के विचार के बिना समान होने चाहिए। यद्यपि ऐसा अधिकार तो नहीं होता, फिर भी लगभग प्रत्येक समाज में घटित होता है। भारत जैसे विकासशील देशों में महिलाओं, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में, दूरस्थ भागों में निवास करने वाले अधिकांश लोग विकास के इन अवसरों से प्राय वंचित रह जाते हैं। अतः मानव विकास के लिए यह आवश्यक है कि विकास के अवसरों को, संसाधनों की समान उपलब्धता समाज के हर व्यक्ति को प्राप्त हो। दूसरा क्या, सतत पोषणीयता का आशय। इसमें बात करें तो सतत पोषणीयता अर्थात अवसरों की उपलब्धता में अर्थात ये हटा देते हैं, अर्थात अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता से है। सतत पोषणीयता मानव विकास के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले। क्षमता, पर्यावरणीय, वित्तीय और मानव संसाधनों का उपयोग भविष्य को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। इन संसाधनों से किसी भी एक का दुरुपयोग भावी पीढ़ी के लिए इन संसाधनों की उपलब्धता के अवसरों को सीमित कर देगा, जिससे मानव विकास की प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न हो जाएगा। अतः प्रत्येक पीढ़ी को अपनी भावी पीढ़ियों के लिए आगे काट दिया भाई, हाँ, भावी पीढ़ियों के लिए अपने पास क्या है, संसाधनों की जो आवश्यकता वो छोड़नी चाहिए। ये लाइन लिख देना इसमें। अच्छा, ये समझ में आया होगा। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट पर्सन क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है विकास के 2 उपागम बताने हैं। तो देखो 2 उपागम, आय का उपागम और कल्याण उपागम मैंने समझा दिया है, दोबारा समझाने की आवश्यकता नहीं है। ये स्क्रीनशॉट ले लो, छोटे प्रश्नों की बात नहीं करने वाले। मानव विकास के आधारभूत आवश्यकताओं उपागम को समझाइए। तो आधारभूत आवश्यकता उपागम क्या कौन सी होती है भाई, तो देखो आधारभूत आवश्यकताओं उपागम की बात करें तो मानव विकास की आधारभूत अवधारणा सांप्रदायिक नस्लीय सिद्धांत द्वारा दी गई थी। इसमें रोजगार, स्वास्थ्य आवश्यकताएं, पोषण, शिक्षा, पेयजल
आवास इत्यादि को मानव विकास के प्रमुख आधार माना गया था। आय स्तर एवं परिवेश का जो मूल्यांकन आधारभूत आवश्यकताओं की सूची में किया गया था। तो ये इनका तो स्क्रीनशॉट ले लेना, छोटे प्रश्न है भई। अच्छा, विकास है भैया, विकास का अर्थ तो ये मैंने अब समझा दिया आप लोगों को, दोबारा समझाने की आवश्यकता नहीं है। इसके 3 मूल बिंदु बताइए। तो देखो, ये रहा विकास का अर्थ और ये रहे इसके 3 मूल बिंदु। डॉक्टर महबूब उल हक का प्रतिपादित मानव विकास अवधारणा का वर्णन कीजिए। तो भाई देखो, डॉक्टर महबूब उल हक ने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि हक के अनुसार मानव विकास लोगों के विकल्प को बढ़ाता है तथा उनके जीवन में खुशहाली लाता है। सभी देशों के विकास का केंद्र बिंदु मानव है। इसके विकास सिद्धांत विविध संस्थाओं द्वारा समर्थित है। उन्होंने ऐसे व्यवस्थाओं का निर्माण करना बताया जिसमें व्यक्ति स्वतंत्र निर्णय ले सके, लोग स्वस्थ हो, ज्ञानवान हो, अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सके और अपनी पसंद अनुसार जीवन जी सके। ये अपने पास आ जाता है इसका आंसर। अच्छा, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? वृद्धि और विकास में क्या अंतर है? अब मैंने समझा दिया है भी है, फिर भी मैं एक बार समझा देता हूं। देखो, वृद्धि और विकास में वृद्धि मात्रात्मक स्थायित्व कम देती है, परंतु विकास में अंतर्गत गुणात्मक परिवर्तन होता है। वृद्धि मात्रात्मक और मूल्यनिष्ठ होती है, जबकि विकास गुणवत्तापूर्ण होता है और इसमें संत्रय परिवर्तन होता है। संत्रय परिवर्तन यानी परिवर्तन पॉजिटिव जिसको कहते हैं। विकास उस समय तक नहीं हो सकता जब तक कि संरचनाओं में एवं संस्थाओं में बदलाव न हो। वृद्धि के लिए यह आवश्यक नहीं है, वृद्धि तो होगी भी। अच्छा, मानव गरीबी सूचकांक क्या है? यह मानव विकास के किन कमियों को मापन करता है? तो मैंने बता दिया भाई, आपको बताया हुआ है मेरा, तो आपको वहां से कर लेना, इसमें आगे नहीं दिया हुआ है भाई, है ना। तो आपको वहां से करना है ये प्रश्न, जो मैंने आपको थियरी पढ़ाई ना, वहां से देख लेना। अच्छा, मानव विकास के मुख्य उपागमों का वर्णन कीजिए। उपागम 4 थे। इसमें सबसे पहले बात करें तो आय का उपागम, इसमें बताएं तो निम्न 4 उपागमों का उपयोग किया गया था। तो आय का उपागम हो गया। देखो, यह उपागम मानव विकास में सबसे पुराने उपागमों में से है। इसमें मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता था। इसके संबंध में यह विचार है कि आय का स्तर किसी व्यक्ति द्वारा भोगी जा रही स्वतंत्रता के स्तर को परिलक्षित करता है। यदि किसी व्यक्ति की आय का स्तर उच्च है तो उसके मानव विकास का स्तर भी उच्च ही होगा, ये माना जाता है। ये मैंने समझा दिया, दोबारा समझाने की आवश्यकता नहीं है। कल्याण उपागम, यह उपागम मानव को लाभार्थी अथवा उस सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखता है। यह उपागम शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख संसाधनों पर उच्चतर सरकारी व्यय का क्या करता है? व्यय का तर्क देता है। लोग विकास में प्रतिभागी नहीं, किंतु वे केवल निष्क्रिय प्राप्त करता है। सरकार कल्याण पर अधिकतम व्यय करके मानव विकास के स्तरों में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार है। ये भी अभी बताया है वैकल्पिक में। अच्छा, आधारभूत क्या है? उपागम की बात करें तो इस उपागम को मूलभूत रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम ILO के द्वारा क्या प्रस्तावित किया गया था, भी बताया थोड़ी देर। 6 न्यूनतम आवश्यकताएं थी। कौन सी? यथा स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता एवं आवास को प्रमुखता दी गई थी। इसमें विकास के प्रश्न की उपेक्षा की गई है। विकास के प्रश्न की उपेक्षा की गई थी और परिभाषित बातों को मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था पर जोर दिया गया है। अच्छा, क्षमता उपागम की बात करें तो इस उपागम का संबंध नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन से है। उनका मानना था कि मानव क्षमताओं का निर्माण कर उनकी संवादित तक पहुंचने को बढ़ाया जा सकता है और यही मानव विकास की कुंजी है। ये आपके पास उपागम से संबंधित आ गए हैं, तो रिवाइज हो गया अपने पास चैप्टर भी। इसके बाद में मानव विकास सूचकांक मूल्य के आधार पर, किन मूल्य के आधार पर देशों के विभिन्न समूहों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये नहीं है भाई, है ना, ये नहीं है यहाँ पे विशेषताओं का वर्णन। तो मैंने बता दिया भाई कौन सी है। देखो, मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के आधार पर अपना ये प्रश्न है, तो इस पे अपन 2020 की व्याख्या लिखने वाले हैं। बाकी आपको केवल अपने पास संख्या चेंज करनी है। देखो क्या है, अति उच्च सूचकांक मूल्य वाले देश। मानव विकास सूचकांक प्रतिवेदन 2020 के अनुसार विश्व में के वे देश अथवा है यहाँ पे, ये कैसे गलत हो रहा है भाई, अथवा उच्चतम मानव विकास सूचकांक वाले देश हैं जिनका मानव विकास सूचकांक स्तर 800 से ऊपर होता है। इस वर्ग में 66 नहीं 69 देश शामिल है भाई। 2024-23 की रिपोर्ट के अनुसार देश शामिल है। और मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार विश्व में मानव विकास सूचकांक का सर्वोच्च मूल्य रखने वाले 10 देश क्रमशः, ये तो है ना, ये आप में इसमें आपके पास चेंज हो चुके हैं, तो ये आपको मैंने जो बताया है वो लिख लेना है, क्योंकि मैं बता देता हूँ भाई। उच्च सूचकांक मूल्य वाले देशों की बात करें तो इस वर्ग में वे देश सभी शामिल है जिनका विकास मूल्य सूचकांक, जो मानव विकास सूचकांक है, वो क्या है 700 से 799 के बीच में है। इस समूह में 53 नहीं है, 49 है।
देश शामिल है। ये देश उच्च आय एवं सामाजिक सेवाओं की उपलब्धता कल्याण सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। उच्चतम मानव विकास वाले देश में सामाजिक खंड में बहुत निवेश हुआ है। लोग और संसाधनों में उच्चतर निवास ने इस वर्ग के देशों को अन्य देशों की सर्वथा अलग कर दिया है। इस वर्ग के अनेक देश पूर्व साम्राज्य शक्तियां रहे हैं। देशों में सामाजिक व्यवस्थापन का दृष्टिकोण नहीं है। उच्च मानव विकास स्कोर वाले देशों में युद्ध भी अपरिहार्य है तथा औद्योगिकीकृत पश्चिमी विश्व का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। तो ये बात मैंने समझा रखी है आप लोगों को, चिंता मत करो। मध्यम सूचकांक वाले आपको स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, मैं पढ़ के क्या सुना, मैंने सारा कुछ समझा दिया है। इसमें आपको केवल वो संख्या चेंज करनी है, इसमें 42 है और इसमें अपने सेम है, तो ये स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी आपको कर लेना है। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट भी होते हैं, मैं जो प्रश्न करा रहा हूँ। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट मानव विकास के 4 प्रमुख स्तंभों का उल्लेख कीजिए। तो ये स्तंभ के बारे में बात हो चुकी है भाई। मानव विकास के स्तंभों की बात करें, जिस प्रकार किसी इमारत को, ये मैंने समझा दिया, शायद प्रश्न रिपीट हो गया भाई, ये प्रश्न रिपीट हो गया है। हाँ, ये चारों एक साथ आ गए भाई। यहाँ पे मानव विकास की अवधारणा लिखिए और स्पष्ट कीजिए कि विकास का केंद्र बिंदु मानव होता है। तो ये भी अपने करवा दिया है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी मैंने बता दिया भाई, ये दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक हो गया, हाँ तभी तो बता रहा हूँ ना, ये रिपीट हो गए हैं। ये जो प्रश्न है इसकी अवधारणा आप क्या है, स्क्रीनशॉट ले लेना और इसके अंदर आप ये दोनों जो पेज हैं वो इसके आंसर होते हैं। कौन सा विकास की अवधारणा और इसके मानव विकास का केंद्र बिंदु मानव होता है, ये बढ़िया ठीक है, पूछ सकता है आपकी बात। तो ये आपके पास जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। अब देखो, अगर मैंने नोट्स जो पढ़ाए हैं उनको अगर आप लोगों ने ध्यान से सुनना है तो ये इतने प्रश्न आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। मैंने जितने नोट्स पढ़ाए हैं ये सारे प्रश्न उन नोट्स का रिवीजन भी करवा देते हैं। तो मैंने चैप्टर आपको 2 बार पढ़ा दिया है एक ही क्लास में, तो क्लास समझ में आ गई होगी। अगर कुछ बाकी रह जाता है, समझ में नहीं आया, तो कमेंट कर दिया करो कि सर हमें ये नहीं समझ में आया है, तो मैं पक्का आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। चिंता नहीं करनी है, मैं आप लोगों के साथ हमेशा निरंतर बना रहूँगा। मैं आपका साथ नहीं छोड़ने वाला हूँ, आप मेरे साथ रहो या ना रहो। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ अपनी क्लास को कंप्लीट कर देते हैं और मिलते हैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।